नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज हम राज्य के नीति निषेध तत्वों के संबंधित 100 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और इसके अलावा जो कर्तव्य दिए हुए हैं हमारे संविधान में भाग 4.1 में 4 के क में दिया हुआ है कर्तव्य। ओके, यह आर्टिकल 51 में है, तो उसको भी हम लोग करेंगे। और अगर आप यूपीपीसीएस 2022 के 12 जून के लिए तैयारी कर रहे हैं या 5 जून को आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये। और इससे पहले के क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए हैं पॉलिटी में, मॉडर्न के भी 1000 से ज़्यादा प्रैक्टिस सीरीज़ कर चुके हैं। आप क्वेश्चंस देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही अच्छा होता है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं। इससे पहले के क्वेश्चंस आप जाकर ज़रूर कर लेना, और कुछ टॉपिक होते हैं जिनसे ज़रूर पूछे जाते हैं, जैसे मूल अधिकार, डीपीएस यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यही राज्य के नीति निषेध तत्व। उसके बाद से संविधान सभा, ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज नीति निषेध तत्व कंप्लीट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस में टिक लग गए हैं, 2-3 ही ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें टिक लगे हुए हैं, बाकी आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि डीपीएस यानी कि राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। ये बहुत बार पूछा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कई सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए, याद रखना सामाजिक और आर्थिक ही है इसमें, अगर राजनीतिक लिखा रहे तो उसको काट देना, सामाजिक और आर्थिक ही होता है डीपीएस का मतलब। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये सारा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च करना, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। एक धार्मिक राज्य स्थापित करना, ये हमारे संविधान में कहीं भी उद्देश्य नहीं है। हम धर्मनिरपेक्ष हमारा है संविधान। ओके, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखो, 2 बार पूछा है ये। कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं ना जिसको स्टेट ने पहले पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस ने, बीपीएससी ने और आईएएस ने उसको बाद में रिपीट किया हुआ है यूपीएससी के एग्जाम में। तीसरा क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निषेध सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है। तो देखो, मूल अधिकार का अगर आपका हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अगर नीति निषेध तत्वों का हनन होता है या उसकी पूर्ति राज्य नहीं करते तो आप उसको लेकर कोर्ट नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि नीति निषेध तत्व ये लक्ष्य बनाए गए हैं संविधान निर्माताओं द्वारा, जिसके तरफ हमारे देश को धीरे धीरे बढ़ना है आगे। तो नीति निषेध सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय का मतलब यही होता है। निषेधक तत्व क्या है, यही पूछा है। वाद योग्य है, क्या इसको लेके आप न्यायालय जा सकते हैं। अवाद योग्य है, कठोर है, लचीले हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। अवाद योग्य है यानी कि इसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में नीति निषेध तत्व, पहला स्टेटमेंट, विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। क्या विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करता है? विधायिका यानी कि जहाँ पर कानून बनाए जाते हैं। कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। आईएएस 2017 का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, कंफ्यूज आपको कर सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। दोनों ही गलत हैं, ना तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, ना कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। छठा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये पूछा है आपसे। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, क्या ये सही होते हैं? देखो, ये किसका क्वेश्चन है? तो ये भी आईएएस 2020 का क्वेश्चन है। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे तो पहला काट दो, पहला काट देंगे तो 2 ऑप्शन हमारा कट गया। ये पहला गलत ही है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। दूसरा तो गारंटेड सही होगा, दोनों ऑप्शन में है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। बिल्कुल करेंगे। जब राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाती है उसको डीपीएस को ध्यान में रखती है कि क्या हम इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं इस कानून में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2 और 3 दोनों ही सही हैं। अगला चलते हैं, और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है डीपीएस? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में दिया हुआ डीपीएस। 51 के क में क्या लिखा हुआ है? 51 के क में है कर्तव्य। राज्य के नीति निषेध तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक लिखा हुआ है? नहीं। और दूसरा स्टेटमेंट है, आईएएस 2015 क्वेश्चन हर साल यूपीएससी में पूछा जाता है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। कल्याणकारी राज्य का संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। बेहतरीन क्वेश्चन, और मैं दिखाता हूँ ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है। ये देखो,
पहले 41 बीपीएससी 1994 में पूछा, फिर उत्तराखंड पीसीएस 2002 में, यूपी लोअर 2004, फिर आईएएस 2015 में पूछा है। इतने स्टेट में पूछ लिया था उसके बाद। तो कल्याणकारी राज्य कहाँ पर लिखा हुआ है? कल्याणकारी राज्य की संकल्पना हमारे संविधान में डीपीएस में दिया हुआ है, राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट का जो है उसमें दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो राज्य के नीति निषेध तत्व। आईएएस 2020 में फिर से रिपीट करके इसको क्वेश्चन को पूछा है उसने। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? फिर से पूछा इसको, देखो डी हो जाएगा, राज्य के नीति निषेध तत्व। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है कहाँ पर? 11 का क्या आंसर हो जाएगा? जहाँ पर भी डीपीएस दिया होगा, यानी कि इसमें देखो 2 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है संविधान के प्रस्तावना में भी है और राज्य के नीति निषेध तत्वों में भी बात की गई है। तो ए और सी दोनों दिया है इसका। उपयुक्त का व्याख्या देखने को बोला है आपको, चलिए देख लेते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध तत्वों में है। ये संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 में है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है। ये राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता उपलब्ध कराने के लिए, ये भी तो हमारे प्रस्तावना का अंग है। इसमें भी तो बताया गया कि राज्य कैसा होगा, तो इसलिए इसमें भी प्रस्तावना में भी कहीं कहीं माना जाता है। ओके, वैसे यूपीएससी इसका आंसर मानती है। देखो दिखा देता हूँ मैं, ये जैसे यूपीएससी क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार प्रस्तावना, तो इसमें उसने डीपीएस को ही माना है। इसके अगला भी था यूपीएससी का ही क्वेश्चन, तो देखो इसमें भी इसने डीपीएस को ही माना है। ओके, उद्देशिका को नहीं माना है। तो अगर ए और सी यहाँ पर ऑप्शन में नहीं रहता जैसे दिया हुआ है, तो हम सिर्फ और सिर्फ राज्य के नीति निषेध तत्वों को ही मानते। 12 नंबर है कि डीपीएस के तहत सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सा भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? डीपीएस में किन किन के विचारों को समाहित किया गया है? समाजवादी विचार भी हैं उसमें, गांधीवादी विचार भी हैं, ओके, उदारवादी विचार भी हैं और दक्षिणपंथी विचार भी हैं। दक्षिणपंथी विचार जैसे गाय के रक्षण की बात की गई है, उसमें गोवंश के रक्षण की बात की गई है, गाय नहीं गोवंश। आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है, ये पढ़ लेना आप लोग जाके वहाँ पर। तो ये कहा गया है कि ये दक्षिणपंथी है। गांधीवादी में क्या बात किया गया है? पंचायतों के गठन की बात की गई है, जैसे आर्टिकल 40 में पंचायतों के गठन की बात की गई है। समाजवादी में क्या किया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है डीपीएस में, तो ये समाजवादी की बात हो जाती है। उदार बौद्धिकवादी में क्या आता है कि समान कानून जो है आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है, नागरिक संहिता जो है, समान नागरिक संहिता, वो उसकी बात की गई थी, यानी कि सारे ही हो जाएंगे, डी आंसर हो जाएगा इसका। ये सब अलग अलग तरीके की विचारधारा है, इन सब को मिला के हमारा डीपीएस बनाया गया है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निषेध तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई थी? तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और अगर आप संविधान के स्रोत संबंधी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो जाके कर सकते हैं, मैंने करा दिया है। तो आयरलैंड के संविधान से हमें मिला है। भारतीय संविधान में नीति निषेध तत्वों को निम्न से किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड हो जाएगा, 14 का सी हो जाएगा, 15 का ए हो जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन है, आयरलैंड के संविधान से। नीति निषेध सिद्धांत क्या है? अभी ऊपर पूछा था, फिर से पूछा है ये, तो ये वाद्य योग्य नहीं है, इसका आंसर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा 16 का। भारत के संविधान के अनुसार निम्न से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत चीज़ है? अब देखो इसका ऑप्शन कितना जटिल है। मूल अधिकार है आधारभूत, मूल कर्तव्य है, डीपीएस है, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। जो डीपीएस है वही शासन का मूल आधार है, इसी को ध्यान में रख के ओके। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया, अभी मैंने बताया था, तो राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य के नीति निषेध तत्वों में निहित है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये किस में है? ये तो आर्टिकल 20 में है ना, 20 में किस में आता है? ये तो मूल अधिकार हो गया। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 21 है, ये भी मूल अधिकार हो गया। अल्पसंख्यक वर्गों का हित का संरक्षण, तो ये भी मूल अधिकार में है, आर्टिकल 29-30 की बात करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है पुरुष और स्त्रियों का समान कार्य के लिए समान वेतन। बाकी तीनों मूल अधिकार हैं और ये डीपीएस में आता है। अगला है 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? ये पूछा है आपसे। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, यह है मौलिक अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये डीपीएस है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत
पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा, अभी मैंने बताया पंचायती राज किस में है, आर्टिकल 40 में लिखा हुआ, और गांधीवादी विचारधारा है ये पंचायती राज। तो 21 का क्या हो जाएगा, डीपीएस में व्यवस्था की गई है। 22 निम्न से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देती है? कौन सा आर्टिकल, अभी बार बार मैं बता रहा हूँ, आर्टिकल 40। 23 निम्नलिखित अनुच्छेदों से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश देती है? तो इसका भी आर्टिकल 40 हो जाएगा। 23 का बी हो जाएगा आंसर। 24 है, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन किस में है? तो निर्देशक सिद्धांतों में दिया हुआ है, डीपीएस में दिया हुआ है। 25 है, मिलाना है आपको, आर्टिकल सबका मिलाना है। समान नागरिक संहिता किस में लिखा हुआ है? ये आर्टिकल 44 का भाग है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है। ग्राम पंचायतों का गठन अभी मैंने बताया कितनी बार, आर्टिकल 40 हो जाएगा, यानी कि ए का 5 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। कृषि और पशुपालन अभी मैंने बताया गोवंश की बात की गई है आर्टिकल 48 में, तो 48 का इसका बी हो जाएगा। ओके, तो ग्राम पंचायतों का गठन दिया हुआ ए का 5, बी का 1, सी का 2, और न्यायपालिका का पृथक्करण ये आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है। न्यायपालिका का विधायिका कार्यपालिका से पृथक्करण की बात की गई है। शक्ति पृथक्करण, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत है संविधान में, वो डीपीएस का ही भाग है। ये भी पूछा है आपसे, तो ये आर्टिकल 50 हो जाएगा। न्यायपालिका का पृथक्करण ये 4 हो जाएगा, आर्टिकल 50 में दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास ये आर्टिकल 51 में लिखा हुआ है। ओके, सबका हमने पढ़ लिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई। इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। किस में पूछा है ये? 66वीं बीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा था, ये री एग्जामिनेशन हुए थे। अब 67वीं भी री एग्जामिनेशन होगा। सूची 1 और 2 के सुमेलित कीजिए। तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, 41 काम करने का अधिकार, 44 समान नागरिक संहिता, 48 कृषि और पशुपालन। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ये आंसर हो जाएगा। 27 निम्न के कौन एक सही सुमेलित नहीं है? 39 ए में लिखा हुआ है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, 40 में लिखा हुआ ग्राम पंचायतों का संगठन, 44 में लिखा हुआ समान नागरिक संहिता, 48 में लिखा हुआ न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ये किस में लिखा हुआ है? शक्ति पृथक्करण आर्टिकल 50 में उल्लेखित है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी गलत है। 48 में क्या लिखा हुआ है? पशुपालन संबंधी निर्देश दिए गए हैं। कृषि और पशुपालन की बात की गई है, गोवंश की रक्षा की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है कथन कारण कि मनरेगा हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। मनरेगा आपने पढ़ा होगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण स्तर पर चलाया गया दुनिया का पहला रोजगार गारंटी देने वाला कानून था मनरेगा। रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रावधानित है। 3 यानी कि मूल अधिकार की बात कर रहा है ये। तो इसका आंसर क्या होगा? कथन और कारण सही नहीं है, ए सही है परंतु आर गलत है। रोजगार का अधिकार भाग 4 में दिया हुआ है, डीपीएस का भाग है। ये सही है, कथन सही था, कारण गलत है। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु है? तो अनुच्छेद 43 को लागू करने के लिए है। अनुच्छेद 43 के लिए है, क्या है पढ़ देता हूं मैं इसको। 41 के तहत उपबंधित है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। और साथ ही इसी भाग के अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान, यानी कि मनरेगा एक विधान ही तो है, कानून ही तो है, विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कामकारों को निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 43 के तहत आएगा मनरेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो आर्टिकल 43A में 42वें संविधान के तहत संशोधन किया गया था। संशोधन 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान ने किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया? तो 43A के द्वारा प्रावधान किया गया। बार बार पूछा है, टफ क्वेश्चन होगा ये अगर, क्योंकि आर्टिकल नहीं याद रहते लोगों को। भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण किस में व्यादेशित है? अभी मैंने बोला ना कि शक्ति पृथक्करण भी पूछता है किस भाग में है। तो ये राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत पे दिया हुआ। IAS प्री 2020 का क्वेश्चन है, ये डीपीएस में दिया हुआ है। और आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 50 है ये। ओके, भाग 4 है, भाग 4 में दिया हुआ है डीपीएस, उसी में शक्ति पृथक्करण है, आर्टिकल 50 डीपीएस। 33 है कि राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंधन से संबंधित है? संवर्धन, आर्टिकल 51 अभी हमने पढ़ा था, अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रयास करेगा भारत।
34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का विधि कहाँ पर उल्लेखित है। IAS प्री 2014 का क्वेश्चन है, तो बी आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निहित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात DPS में की गई है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। विदेश नीति में हम शांति स्थापित की बात करते हैं, शांति स्थापना पूरी दुनिया में, इसलिए उससे संबंधित है। 37 है, कौन सा संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था। देखो 42वें संविधान संशोधन को उसमें बहुत सारी चीज़ें DPS से जोड़ी गई थी, है ना, जैसे निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार है, या समान कार्यों के लिए समान वेतन का अधिकार है, इन सब चीज़ों को जोड़ा गया था उस समय। तो इसमें से पूछा है कौन सा चीज़ नहीं जोड़ा गया था उसमें, इसका आंसर सी दिया है, समान आचार संहिता। ये तो मूल संविधान का ही भाग था, इसको जोड़ा नहीं गया था, मूल संविधान का ही भाग था, और इसको अच्छे से पढ़ के जाना इस बार समान नागरिक संहिता पर लिखने योग्य पढ़ के जाना, मेंस में पूछ सकता है आपसे। ओके, तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया 37 नंबर, समान आचार संहिता उसमें नहीं जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। 38 नंबर पर चलते हैं, संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में कौन सा नीति निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था, ये पूछा है आपसे। तो उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता आर्टिकल 39A जोड़ा गया था, यानी कि किसी भी उद्योग के मैनेजमेंट में मजदूरों की भी भागीदारी होगी, इसको जोड़ा गया था। तो 38 का बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये UPPSS 2009 का क्वेश्चन है कि संविधान में निम्न से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है संविधान में, बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, दलितों के। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 की बात की गई है। संविधान निम्न किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, तो 1, 2, 3 बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के लिए अलग से प्रावधान है, बाकी SC ST के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। बस आर्टिकल 17 में ये जरूर लिखा हुआ है कि अस्पृश्यता का निवारण किया जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि संविधान में बच्चों, स्त्रियों, जनजातीय शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत है, जबकि दलित शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। दलित शब्द का कहीं भी उल्लेख ही नहीं है, लीगल टर्म में आज भी दलित शब्द का उपयोग नहीं होता है, कानूनी ऑफिशियल भाषा में वहाँ पर SC शब्द का यूज होता है। निम्न से कौन एक राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है, मद्य निषेध, गौरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, ये नीति निदेशक तत्व का भाग नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत संविधान मद्य निषेध किस में है, 47 में है, गौरक्षा 48 में है, पर्यावरण संरक्षण 48 क में है, नीति निदेशक सिद्धांत 14 वर्ष तक की आयु का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनुच्छेद 45 में निर्देशित था, लेकिन इसको मूल अधिकार में डाल दिया गया, इसलिए अब ये DPS में शामिल नहीं है। ओके, अब अनुच्छेद 45 के तहत शैशव पूर्ण देखभाल 6 वर्ष तक के नीचे के आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है। ओके, 86वें संशोधन के द्वारा। सॉरी, थोड़ा खांसी के लिए। 41 निम्नलिखित में कौन सा राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है, ये पूछा आपसे फिर से, DPS में कौन सा शामिल नहीं है। मद्य पेयों को उपभोग का निषेध, अभी पढ़ा हमने आर्टिकल 47, गाय बछड़ों के वध का निर्देश आर्टिकल 48, पर्यावरण का संरक्षण 48 का क, 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले 45 में था निःशुल्क शिक्षा की बात, लेकिन 16 वर्ष की आयु कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। निम्न के कौन से तत्व राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल हैं। IAS 2008 का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध, ये किसमें है, ये मूल अधिकार का भाग है। मादक पेय, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधि प्रयोजन के से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका केवल 2 सही है। इसकी बात तो की गई मादक पेय की आर्टिकल 47 में, लेकिन एक की बात नहीं की गई है। 43 है, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य के नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। ओके, करते हैं विचार। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना, बिल्कुल सही। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, आर्टिकल 40। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना, कुटीर उद्योग की बात है, देखते हैं। सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में प्रतिबिंबित हैं। गांधीवादी सिद्धांत की बात किया है इसने, तो 43 का आंसर देख लेते हैं। 43 का आंसर दिया है बी, यानी कि केवल 2 और 3 सही हैं।
ये उदारवादी सिद्धांत है। सिविल जो समान नागरिक संहिता है ये उदारवादी सिद्धांत में आता है। ओके, तो पहला तो काट ही दो, पहला जिस इसमें है, तो 2 और 3 इसका सही आंसर है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, कुटीर उद्योग, ये गांधीवादी विचारधारा है। 44 है, निम्नलिखित में भारत के संविधान किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य और वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? केवल राज्य के नीति निषेध तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में, ए और बी दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों में ये लिखा हुआ है कि पर्यावरण की संरक्षण की बात की गई, नीति निषेध तत्वों में भी और कर्तव्यों में भी। 45 नियम से कौन एक राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। ओके, जो स्टेट है, स्टेट, भारत स्टेट, वो पर्यावरण का संरक्षण का प्रयास करेगा। और एक चीज़ मुझे बताना, क्या डीपीएस जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच में ही है? नहीं, ये भी एक बड़ा मिथ है, बता देता हूँ मैं। जैसे आर्टिकल 350 है, उसमें राजभाषा की बात की गई है। उसमें कहा गया कि हम आने वाले भविष्य में हिंदी के विकास के लिए राज्य काम करेगा, यानी कि स्टेट काम करेगा, भारत। तो वो भी डीपीएस का ही भाग है। अगर आपने लक्ष्मीकांत बुक पढ़ी होगी तो उसमें भाग 4 के अलावा भी कहीं कहीं संविधान में डीपीएस का उल्लेख है, यानी कि राज्य के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ओके, इसको भी याद रखना, ये क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा है। राज्य के नीति सिद्धांतों निम्न से किसके बारे में संविधान शांत है? प्रौढ़ शिक्षा, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु न प्राप्त कर ले। किसके बारे में मौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रौढ़ शिक्षा के बारे में मौन है। संविधान में राज्य के निषेध सिद्धांत भाग 4 के तहत 36 से 51 वर्णित हैं। इनमें कामकारों के निर्वाह मजदूरी का प्रावधान 43 में, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 के क में दिया हुआ है। निःशुल्क विधिक सहायता, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा 86वें संशोधन अनुच्छेद 45 में है। प्रौढ़ शिक्षा संबंधी प्रावधान इसमें शामिल नहीं है। 47 नियम से कौन सा एक राज्य का निषेध सिद्धांत संविधान बाद में जोड़ा गया है? डीपीएस में कौन सा चीज़ बाद में जोड़ा गया है, ये पूछा है आपसे। तो इसका आंसर हो जाएगा मुफ्त कानूनी सहायता जो है ये बाद में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ऊपर ही मैंने चर्चा कर दिया था। 48 है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधिक सेवा प्राधिकरण की बात कर रहा है, विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा। इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। आईएएस 2013 का क्वेश्चन। यह देश भर में विधिक कार्यक्रम और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश जारी करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही कथन सही हैं। इससे पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा, यूपी पीसीएस 2020 और 21 में भी, 20 में भी पूछा है। यूपीएससी 2020 आईएएस में क्वेश्चन पूछा था, इससे रिपीट करके पूछा था। ये देखो आ गया आईएएस 2020 का, बस क्वेश्चन का फॉर्म थोड़ा सा बदल गया है इस बार। कि भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटी निम्नलिखित से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करता है? निःशुल्क किस किस को विधिक सेवाएं मिल सकती है भारत में, ये पूछा है आपसे। लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें ऐसे ही लिखा हुआ है ये। तो पहला है कि 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को मिल सकती है, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडरों को मिल सकती है, 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के ओबीसी सदस्यों को मिल सकती है, सभी वरिष्ठ नागरिकों को मिल सकती है। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? 49 का आंसर होगा केवल 1 और 2 सही है, बाकी गलत है। 1 और 2 ही सही है, बाकी 3 लाख से आय वाले ओबीसी को भी नहीं और सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी नहीं मिल सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इनमें से कौन राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, ये पूछा है आपसे। अभी हमने देखा था सूचना का अधिकार किसका भाग है? सूचना का अधिकार ये मूल अधिकार का भाग है। 50 का डी आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 21 के तहत है सूचना का अधिकार। ओके, 19(1)A में वर्णित है, 2005 के तहत यह कि विधिक अधिकार है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में इसे संविधान का अनुच्छेद 19(1)A स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसी में वाक और अभिव्यक्ति की जो आज़ादी की बात की गई है उसी के तहत इसको शामिल किया गया। नीचे आ गया ये, मैं इसको ऊपर करता हूँ। तो सूचना का अधिकार मूल अधिकार का भाग है, ना कि ये डीपीएस का भाग है। 19(1)A में लिखा हुआ है, अभी हमने देखा 19(1)A में लिखा हुआ है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो दिया गया है उसी में ये वर्णित है। निम्नलिखित में कौन सा नीति निषेध तत्व है, ये पूछा है आपसे। समान नागरिक संहिता नीति निषेध तत्व है। बाकी प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के तहत ही है। विधि की समता आर्टिकल 14, 15, 16 में बात आती है। 13, 14, 15, 16 में जो समता का अधिकार दिया हुआ है। और धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25, 26 में आती है।
52 है कि निम्नलिखित में राज्य के नीति निश्चय सिद्धांतों के विषय में पहचान कीजिए। ठीक है, नीति निश्चय सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए। हमें डीपीएस को पहचाना है, मद्य निषेध आर्टिकल 47, आर्टिकल साथ साथ बोलते जाना। फैक्ट्री और खान और बाल श्रम का निषेध नहीं, ये आर्टिकल 22-23 में आता है। बेगार और बलात्सम ये भी मूल अधिकार में ही आता है। अस्पृश्यता निषेध ये आर्टिकल 17 में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न से कौन सा राज्य के नीति निश्चय तत्वों में नहीं है, राज्य के सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? निम्न से कौन एक राज्य के नीति निश्चय तत्वों में नहीं है, राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि क्या करेगा कि? ये क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल लग रहा है, भाषा में जटिल है। तो इसका आंसर सी है, अस्पृश्यता उन्मूलन। इसमें से देखो क्या पूछा था इसने कि इस डीपीएस का भी भाग नहीं है, लेकिन राज्य फिर भी प्रयास करेगा। तो वो कौन सा चीज़ है? तो अस्पृश्यता उन्मूलन। ये किसका भाग है? ये आर्टिकल 17 में मूल अधिकार का भाग है। बाकी 3 जो है वो डीपीएस के भाग हैं। अगला है, राज्य के नीति निश्चय सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? ये स्टेटमेंट किसने कहा था कि डीपीएस एक चेक है जो बैंक का मनमर्जी होगा तो आपको अदा करेगा, है ना? सरकार की मर्जी होगी तो आपको वो डीपीएस की चीज़ें मिल सकेंगी। तो ये किसने कहा था? ये केटी शाह ने कहा था। यूपीपीसीएस मेंस 2007 का क्वेश्चन है। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। ये किसका क्वेश्चन है? ये तो आईएएस 2010 का क्वेश्चन है। मूल अधिकार मूल कर्तव्य डीपीएस भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन सा पूरा होता है? सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो भारत सरकार चला रही है, तो ऊपर में से किन किन चीज़ों को पूरा कर रही है? मूल अधिकार को, मूल कर्तव्य को, डीपीएस को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 55 का बी, केवल 3 का। डीपीएस की बात कर रहा है, सामाजिक सहायता। मूल अधिकार में किसी सामाजिक सहायता की बात नहीं की गई है और मूल कर्तव्य में भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, केवल डीपीएस। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निश्चय सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सूचीबद्ध है? ये पूछा है आपसे। समान कार्य के लिए समान वेतन है, बिल्कुल है। समान नागरिक संहिता भी है। छोटे परिवार का मानदंड, क्या इस तरह की चीज़ें देखी हैं आपने? छोटे परिवार का मानदंड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। और चौथा भी दिया था प्राथमिक स्तर मातृभाषा में शिक्षा, इसकी भी कोई बात नहीं की गई है। हम लोगों ने डीपीएस संबंधी 56 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अगर मूल कर्तव्य पे आ गए हैं, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन हर साल ही पूछे जाते हैं लगभग में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, पूछे ही जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य के विषय में सही है? ये बताना है आपको। इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। क्या मूल कर्तव्य अगर आप नहीं निभाते हैं तो आपको पुलिस, कानून, जेल, इन सब का सामना करना पड़ता है? तो इसलिए यही पूछा है पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कि ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला का डी। दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर शामिल किया गया था। दूसरा का सी हो जाएगा। तीसरा, निम्न से एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने तो संस्तुति की थी, तो स्वर्ण सिंह कमेटी हो जाएगा। तीसरा का ए हो जाएगा। चौथा है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के नागरिकों के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था? तो आर्टिकल संविधान संशोधन 42वें द्वारा। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो मूल कर्तव्य 10 दिए हुए हैं, तो उसमें तीसरे स्थान पर ये बात कही गई है। छठा है कि मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। छठा का सी हो जाएगा। 7वें नंबर क्वेश्चन पर चलते। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को समाहित किया गया? तो आर्टिकल 51 के ए में है मूल कर्तव्य। भाग 4 क में है और आर्टिकल 51 ए में है। 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं कि संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। संविधान नागरिकों को मूल कर्तव्य की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई? 1976। 9 का ए हो जाएगा। 10 है, भारत के संविधान में किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? अभी मैंने कितनी बार बताया, भाग 4 का क। भाग 4 का क, ये रोमन में लिखा हुआ है 4। 11 है कि मूल कर्तव्य भारत के संविधान किस भाग में है? भाग 4 का क हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा 11 का। 12 है, निम्नलिखित में कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? बेहतरीन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं पता होगा इसका आंसर बहुत सारे लोगों को, बताइए इनमें से देख के। AR अंतुले,
SS रे, हरदेव जोशी, CM स्टीफन। और एक चीज़ मैं स्वर्ण सिंह समिति के बारे में बताता हूँ। इन्होंने एक रिकमेंड किया था, स्वर्ण सिंह समिति ने रिकमेंड किया था कि अगर मूल कर्तव्य का लोग पालन नहीं करेंगे तो उनको कानूनी रूप से दंडित करना चाहिए, यानी कि इसको प्रत्यारोपित करना था फोर्सफुली। तो लेकिन इस सुझाव को नहीं माना गया था। तो ये भी आपसे कितनी बार पूछता है क्वेश्चन के तौर पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का कौन कौन इसमें शामिल थे? इसका आंसर हो जाएगा सी दिया है, ABD, यानी कि AR अंतुले, SS रे और CF स्टीफन्स और स्वर्ण सिंह समिति थी ये। ओके, 3 इसका आंसर हो जाएगा ABD। किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन। 13 का D हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 14 है, भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्य का विवरण संविधान किस भाग में दिया गया है? भाग 4 के क में दिया हुआ है, B हो जाएगा 14 का B, बहुत ही आसान। 15 भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो C हो जाएगा 51 के क। एक ही तरह क्वेश्चन पूछता है इसे। 16 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको मौलिक कर्तव्यों के नाम से जाना था। और ये हमने किस देश से लिया है? उस समय का USSR और आज का रूस। हमने रूस के USSR के संविधान से लिया है। USSR के संविधान से, रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया है। 16 हमने कर लिया, तो मौलिक कर्तव्य हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो 42वां संविधान संशोधन। और इसमें एक और भी है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में पढ़ देता हूँ। अगर इसमें 2 ऑप्शन रहता, 42वां और 86वां, तो दोनों सही होता। क्यों? क्योंकि 86वें संविधान संशोधन 2002 में क्या किया गया? इसके द्वारा मूल अधिकार में भी संशोधन हुआ 86 के द्वारा। क्यों? क्योंकि इसमें जोड़ा गया कि सबके लिए शिक्षण का प्रावधान किया जाएगा मुफ्त में, है ना, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। और मूल DPS में भी संशोधन किया गया। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 45 में पहले था ये लिखा हुआ है, बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा, उसको मूल अधिकार में लाया गया। और मूल कर्तव्य को भी संशोधित किया गया। उसमें एक प्रावधान डाला गया कि 11वां हो गई कर्तव्यों की संख्या, जिसमें जोड़ा गया कि ये माँ बाप का कर्तव्य होगा कि बच्चों को शिक्षा दीक्षा करवाएं। ओके, तो ये 3 चीज़ें हैं। तो मूल अधिकार में भी संशोधन हुआ था 86 के द्वारा, और मूल कर्तव्य में भी हुआ था, और DPS में भी हुआ था। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42 में हो जाएगा। और वैसे 86वां संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य 86वें के द्वारा जोड़ा गया था। 18 पर चलते हैं कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें के द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 19 का C हो जाएगा। 20 है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा A। सही नहीं पूछा है आपसे, तो पहला ही गलत था। उन्हें परमादेश को द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। परमादेश मूल अधिकार के लिए जारी किया जाता है, रिट, न कि मूल कर्तव्यों के लिए। निम्न में से भारत के मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ये पूछा है। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, तो ये तो DPS का भाग है ना, आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है। हमारी मिलीजुली सांस्कृतिक समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ये भी मूल अधिकार है। छुआछूत की परंपरा, ये भी मूल अधिकार में आता है, इसको समाप्त करना आर्टिकल 17 में। तो इसका आंसर B हो जाएगा। 21 का B हो जाएगा आंसर। 22 है कि नारी के मूल कर्तव्यों निम्न से कौन सा एक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? ये पूछा है आपसे, कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो अस्पृश्यता को मिटाने की ओर प्रयास करें, ये आर्टिकल 17 में है। तो 22 का C हो जाएगा, मूल अधिकार का भाग है वो। निम्न से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? ये पूछा है आपसे। तो देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, ये है। हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, उसका परीक्षण करना, ये भी है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, हिंसा से दूर रहना। तो कौन सा नहीं है इसमें? ये पूछा है, इसका C हो जाएगा। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये कहीं भी मौलिक कर्तव्य में नहीं लिखा हुआ है, ये DPS में लिखा हुआ है, आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान ने इनमें से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? किसका क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। तो ये UP BEO का प्री के 2019 का क्वेश्चन है। देश की रक्षा करना, आयकर अदा करना, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। दूसरा जिसमें उसको काट देते हैं। आंसर निकल चुका है हमारा 1 3 4। अगर नहीं भी आता है तो 1 3 4 आंसर हो जाएगा। तो और कौन कौन सा देख लेते हैं। देश की रक्षा करना सम्मिलित है। हमारी सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण, ये भी है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य में आता है।
25 है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है, ये पूछा है आपसे। मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत की रक्षा, समृद्ध विरासत की रक्षा, बिल्कुल सही। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 का सी हो जाएगा। 1, 3, 4 सही है, दूसरा गलत है। ये आर्टिकल 16-15 में बात की गई है, जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए अलग से कानून बनाने की बात की गई है 25 का, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1, 3, 4 सही है, दूसरा गलत है। मूल अधिकार का भाग है वो। निम्न से किस एक का संरक्षण भारतीय नारी का मूल कर्तव्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ग्राम पंचायत डीपीएस में है। राष्ट्रीय ध्वज का कहीं भी संरक्षण की बात नहीं की गई है। मूल अधिकार में कहीं भी नवीन जिंदल बनाम भारत संघ आता है, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता दी गई है। और SC/ST जाति ये भी अलग से प्रावधान किया गया है अनुसूची 5-6 में। तो वन्य जीव प्राणी का संरक्षण ये मौलिक कर्तव्य में दिया हुआ है। 27 है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करें, तो 51 क में दिया हुआ है, मौलिक कर्तव्य में दिया हुआ है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने का कर्तव्य है हमारा। निम्नलिखित में कौन एक गलत है, ये पूछा है, गलत स्टेटमेंट पूछा है आपसे। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, तो यही गलत हो जाएगा भाई। मूल कर्तव्य अलग है। मूल कर्तव्य 51 क में दिया हुआ है। मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 13 से लेकर और 36 तक दिया हुआ है, 35 तक। अगला है कि 12 से अनुच्छेद 35 तक है मौलिक अधिकार। निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा करना। तो इसका आंसर सबको चौंका देगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य में नहीं लिखा हुआ है। ओके, आर्टिकल 49 के तहत डीपीएस में शामिल है ये, ना कि मौलिक कर्तव्यों में। 30 है निम्नलिखित में कौन सा तत्व भारतीय संविधान के 4A में वर्णित है, तो इसका क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का विकास नहीं पूछा है, वर्णित नहीं है, ये पूछा है आपसे। भाईचारे के भाव का विकास करना। उसके बाद से दिया है कि हमारे माता पिता गुरुओं का आदर करना, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ये तो अशोक के धम्म में लिखा हुआ था। 31 है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है, ये पूछा है आपसे। लोक चुनाव में मतदान करना, ये कहीं भी मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? भाग 2 नागरिकता, भाग 2 नागरिकता बिल्कुल सही है। भाग 3 मूल अधिकार सही है। भाग 4 राज्य के नीतिगत, तो भाग 5 मूल कर्तव्य नहीं है। भाग 4 के क में है मूल कर्तव्य, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी गलत है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किस में किया गया है? ये IAS प्री 2015 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी, मौलिक कर्तव्य में किया गया है। कर्तव्य, हमारा जो कर्तव्य है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 हो गए हैं। 86 के पहले 10 थे, 86 में संशोधन के पहले 2002 से पहले 10 थे, 2002 के बाद 11 हो गए हैं मौलिक कर्तव्य, जिसमें माँ बाप को बच्चों की शिक्षा दीक्षा कराना ये कर्तव्य में जोड़ा गया। अगला दिया है आर्टिकल को आपको मैच करना है। ओके, इसका नीचे आकर मैच कर लेते हैं यहीं पर। इसका आंसर बी दिया है, यानी कि A का 2। A का 2 किस में है भाई? अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर करना, शांति की जो बात की 51 ग में दिया हुआ है। प्राणियों के लिए दया भाव रखना 51 क में दिया हुआ है। 51 क का 6 में दिया हुआ है। ज्ञानार्जन सुधार की भावना का विकास, मौलिक कर्तव्य का एक एक आर्टिकल पूछ लिया आपसे, तो इसका आंसर दिया है 2, यानी कि इसको देख लेते हैं यहाँ पर, ये रहा। प्राणियों के प्रति दया भाव ये दिया हुआ 51 क के 6 में। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना 51 ग में। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास 51 क के ज में। सारे मौलिक कर्तव्य हैं ये। राज्यों के लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, तो आर्टिकल 50 में ये पृथककरण का सिद्धांत है। तो हमने मौलिक कर्तव्य और डीपीएस से संबंधित करीब में 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके फीडबैक बताना आप, ठीक है। थैंक यू सो मच।